नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 5 एजेंडों पर मुहर लगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में भर्ती यानी प्रोन्नति नियमावली की स्वीकृति मिली। सूबे के 8 ब्लॉक में नए भवन और आवासीय भवन निर्माण पर मुहर लगी है। योजना के लिए कुल 187 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इन्वेस्टिंग मॉनिटरिंग सेल बनेगा। 7 निश्चय के तहत सबके लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। वहीं जन्म के साथ दिल में छेद वाले बच्चों को निःशुल्क उपचार और परिवहन व्यवस्था मिलेगी। पीएचईडी जलापूर्ति योजना के रखरखाव और अनुरक्षण पर कैबिनेट की मुहर लगी है। तो बता दें कि नीतीश कैबिनेट की कुल 5 एजेंडों पर मुहर लगी है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, नीतीश कैबिनेट में किन किन एजेंडों पर मुहर लगी, इससे मुख्य एजेंडा क्या रहा? देखिए, हमने अपने पहले बुलेटिन में ही आपको बताया था कि आज भी जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बैठक यह महत्वपूर्ण देखिए इस लहजे में है कि आज 5 एजेंडों पर मुहर लगी है। ये पहला जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था वो पशुपालन मत्स्य विभाग का था, जिसमें जो प्रोन्नति का है उस नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है। दूसरा जो है वो यह कि 8 नए ब्लॉक आवासीय भवन बनाए जाएंगे। भवन निर्माण विभाग का आदेश प्रस्ताव था, उस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, जिस पर 187 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो गृह विभाग का था। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल बनेगा। इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल का मतलब है कि राज्य में जितने भी अपराध होंगे तो वो जो सेल है ना, उन अपराध की मॉनिटरिंग करेगा और उन अपराध की मॉनिटरिंग करेगा कि किस केस में क्या प्रगति है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है, अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए, अपराधी पकड़े गए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है, कोर्ट में गवाह गुजरा नहीं, इस तरह से है। तो बिल्कुल 5 एजेंडों पर मुहर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था वो यही पुलिस विभाग का था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल बनाने का है और इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। तो आने वाले लगभग 6 महीना 1 साल में यह सेल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ कह सकते परिवहन विभाग का एक प्रस्ताव था, उस पर मुहर है, और पीएचडी विभाग के एक प्रस्ताव पर मुहर है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा। दिल्ली के लिए सीएम नीतीश कुमार रवाना हो गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसको लेकर बता दें कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर। अशोक जी, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ दिल्ली में 2-3 दिनों तक रहेंगे। हालांकि जदयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह का दावा है कि मुख्यमंत्री इस दौरान अपनी आंख का जांच कराएंगे और उनके साथ आईजीएमसी से एक लोग विशेषज्ञ भी साथ में गए। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की जब से खबर आई है, उसके बाद जदयू के बड़े नेताओं ने भी कई बयान दिए और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जदयू भागीदार होगा और कैबिनेट में वो शामिल होगा। दूसरी तरफ ललन सिंह ने कहा कि अभी केंद्रीय कैबिनेट की कहीं कोई चर्चा नहीं है और मुख्यमंत्री सिर्फ व्यक्तिगत दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और बिहार की स्थिति पर चर्चा हो सकती है। जदयू केंद्रीय कैबिनेट में जदयू की भागीदारी पर भी चर्चा होगी और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट में शामिल लोगों से की सूची भी प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं को देंगे। लेकिन तक का पता जब दिल्ली से लौटने के बाद चल सकता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा काफी एक राजनीतिक गर्माहट ले आया है। अब देखना यह है कि इस दौरान मुख्यमंत्री अपने व्यक्तिगत कार्य यानी कि स्वास्थ्य जांच के अलावे और भी क्या राजनीति कोई कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लोजपा में जो विभाजन हुआ है और कोरोना संक्रमण के बाद मुख्यमंत्री लगभग कई महीनों के बाद दिल्ली जा रहे हैं, तो ये दिल्ली दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जाए कहाँ?
यही कहना है पश्चिमी चंपारण के लौरिया के 100 से अधिक सब्जी विक्रेताओं का। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका। कोरोना काल से पहले लौरिया में छोटे बड़े सब्जी विक्रेता अपने खेतों से सब्जी तोड़ यहां के लोकल बाजारों में बेच अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते थे। पर जब कोरोना महामारी और मानसून की बारिश ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, बाढ़ से कई नदियों का पानी इनके खेतों में घुस गया है। सब्जी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। किसानों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। 15 तारीख को हम लोग बहुत अच्छा से दुकानदारी की है। 15 तारीख को दिन भर अपना दुकान की है। 15 तारीख को रात में एक बाइक पानी आया, 10-12 आदमी हम लोग यहाँ सोए थे। बाढ़ इतना तेज पानी आया कि जितना दुकान में सामान था सब दब गया। राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर संविदा पर बहाल पुलिस चालकों को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सैकड़ों पुलिस चालक कर्मियों ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंचकर उनसे गुहार लगाए कि उनकी सेवा लगातार ली जाए। इन लोगों ने एक ज्ञापन भी सौंपा है और मांग की है कि उन्हें सेवा से ना हटाया जाए। उनका कहना है कि हमारी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया के तहत हुई थी, इसलिए हमें सेवा से हटाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम संघर्ष करेंगे। तो मुख्यालय से जो लेटर जारी किया गया है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि कंडिका 9 इकरारनामा में हम लोग इकरार किए थे, तो वो उस बात को हम मिथ्या साबित करते हैं, क्योंकि वो इकरारनामा जो था केवल हम लोग 11 महीने के लिए किए थे, ना कि 11 साल के लिए किए थे। आप लोग क्या मांगे? हम लोगों का मांग ये है कि उस स्तरीय कमेटी का जो सिफारिश जो सरकार खुद माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त 2018 को जो ऐलान किए हैं कि हम उस पर सहमति दे चुके हैं, तो कम से कम हम लोगों के ऊपर उस अनुशंसाओं को लागू करें। राजधानी पटना के आईजीएमएस अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू पहुंचे। नीम हकीम अभियान के तहत राज्य में जल जीवन हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा और ऐसे में मंगल पांडे और बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने पटना के आईजीएमएस अस्पताल के अधिकारियों के साथ मिलकर अस्पताल में पौधारोपण किया और पेड़ पौधे से होने वाले फायदों को बताया और कहा कि पेड़ पौधे से हमारा कहीं कल्याण होगा। तो वहीं राज्य में चल रहे वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। लगातार टीका मंगाने का काम किया जा रहा। मंगल पांडे ने ब्लैक फंगस की दवा की कमी पर कहा कि यह बात सच है कि दवा की कमी है, मगर दवा को लेकर अस्पतालों को उपलब्ध कराया जा रहा है। बड़ा अभियान कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से शुरू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना से शुरू किया। वह निश्चित रूप से कोरोना के मरीजों के बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है और कोरोना के सुरक्षा चक्र के रूप में आज यह वैक्सीन हम सब लोगों के सामने है जो लोगों को दिया जा रहा है। और राज्य ने तय किया है कि 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीकाकृत किया जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश को 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया है। पूरा देश जानता है, इसलिए उनके बयान पर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं। लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सब लोग को मालूम है कि पूरे देश में इसकी समस्या है, लेकिन बिहार पहला राज्य है जिसने एम्फोटेरिसिन दवा मरीजों को उपलब्ध कराई है और हम लगातार प्रयास करते हैं कि लोगों तक इसकी सहजता से उपलब्धता हो। बड़ा अभियान कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से शुरू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना से शुरू किया। वह निश्चित रूप से कोरोना के मरीजों के बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है और कोरोना के सुरक्षा चक्र के रूप में आज यह वैक्सीन हम सब लोगों के सामने है जो लोगों को दिया जा रहा है। और राज्य ने तय किया है कि 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीकाकृत किया जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश को 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया है।
लोक जनशक्ति पार्टी में चले सियासी घमासान के बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुला पत्र लिखा। चिराग पासवान अपनी पार्टी में टूट के बाद अब पहले से ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने खुले पत्र में लिखते हुए बीजेपी को नीतीश कुमार का असल चेहरा दिखाने की कोशिश की। चिराग ने बताया कि कैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम चलाई और फिर बाद में एनडीए में ही आकर मिल गए। नीतीश कुमार के भरोसे पर सवाल खड़ा करते हुए चिराग पासवान ने एक बात का जिक्र अपने खुले पत्र में किया है। ये तस्वीर पूर्वी चंपारण जिले के बंजोरे इलाके से है, जहां जिस इलाके को प्रशासन अब भी बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करना मुनासिब नहीं समझ रही है। बहरहाल आपको बता दें कि इस बंजोरिया प्रखंड के लगभग दर्जन भर गांव बाढ़ के चपेट में है और ऐसे में किसी का तबीयत खराब हो रही तो गांव से शहर के अस्पताल तक पहुंचने के लिए एकमात्र व्यवस्था है तो वो है नाव। इस बीच एक महिला की तबीयत खराब हो गई। महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिससे लोगों द्वारा आनन फानन में नाव पर लाद कर शहर के अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज किया जा रहा है। साथ ही बताते चले कि सिकरहना और कई छोटी छोटी नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और सड़कें पानी में डूब गई है। पुल पुलिया ध्वस्त होने के कगार पर है। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में के समीप एक युवती की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। युवती की पहचान सारंगगढ़ थाना के परिहारा पंचायत वार्ड संख्या रहने वाले वार्ड में संजीव कुमार की पुत्री राधा कुमारी के रूप में हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गोली के बाद सुनवाई पड़ी तभी वह घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वहां युवती की एक लाश पड़ी थी। उसके हाथों पर मेहंदी से एक लड़के का नाम लिखा हुआ था। तभी लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मामले में मृतक युवती के परिजनों का कहना है कि वह घर से ननिहाल एक युवक के साथ बाइक से निकली थी, जो सरायरंजन थाना इलाके के रामचंद्रपुर के चौर से होकर जा रही थी और रास्ता सुनसान था, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन मृतक युवती जिस युवक के साथ ननिहाल के लिए निकली थी, अब तक उसका पहचान नहीं हो सका कि युवक कौन था। वहीं घटना के बाद अपराधियों ने युवती का मोबाइल भी ले गए और पुलिस इस मामले में युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना से फोन आया रामचंद्रपुर के बीच में लड़की का मर्डर हो गया था। आइए वहाँ से हम लोग गए तो देखे गोली लगा हुआ है, माथा भी पार मारा हुआ है, पार निकाला हुआ, अब मुँह भरे ऐसे ही पकड़ लेटा गिरा हुआ। वहाँ पहुँचे, कानूनी कार्रवाई होने के बाद अपना पोस्टमार्टम के लिए उठा के लाए। वो कहाँ जा रहे थे? मतलब शाहजहांपुर जा रहे थे। वो तो मालूम नहीं, लेकिन देखने से पता चला एक गोली लगा हुआ था माथा में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बेतिया जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण बाढ़ का पानी कई गांव में घुस चुका है। कई गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ के पानी के घुसने से आवागमन ठप है। ऐसा ही मामला बेतिया के चनपटिया प्रखंड की जैतिया पंचायत के पिपरा गांव वार्ड नंबर 5 का है। यहां पिपरा गांव से तुलाराम घाट, सिसवनिया, चिकपट्टी, नोनिया टोला जाने वाले मुख्य सड़क के बीचों बीच बना पुल तोड़ा जा चुका है। अब लोगों को रस्सी के सहारे इस पार से उस पार जाना पड़ रहा। जो लोग रस्सी के सहारे नहीं जा रहे हैं, उन्हें कमर भर पानी से होकर गुजरना पड़ा है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर रस्सी का सहारा लेकर पार कर रहे लोगों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ आने से 3 दिन पहले ठेकेदार ने पुल तोड़ दिया ताकि दूसरे पुल का निर्माण हो सके। इधर अचानक तेज बारिश के कारण जिले में बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। अब रस्सी एकमात्र सहारा है और गांव में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें गांव से बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
मधुबनी के डीएम अमित कुमार ने मध्यपुर प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाकर अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की। बताते चले कि लगातार हुई बारिश से जलग्रहण क्षेत्रों में पानी लग गया, जिसे बाढ़ आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाढ़ के दौरान रेस्क्यू को लेकर पत्रकारों के सवाल पर डीएम ने संज्ञान लिया। मधेपुर में ही एसडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो, प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, ट्रेंड टीम होती है, उनके पास में उपकरण भी है, सब कुछ है। तो 33-34 लोगों की टीम यहाँ पर है। वो जानकारी इन लोगों से भी हमने प्राप्त की। समुदाय का प्रशिक्षण भी इन लोगों के द्वारा प्रारंभ होगा और एक्टिवली लोग लगेंगे। एसडीआरएफ ही नहीं, बाकी सब लोग हैं। तो एसडीआरएफ के ऊपर तो हमको रिलाई करना है और जो कमियां यदि आपने कुछ बताई है तो उसको दूर भी करना है। राष्ट्रीय अभिकर्ता संघ लियाफी के आह्वान पर मधुबनी जिले के तकरीबन हजारों से ज्यादा एलआईसी अभिकर्ता विश्राम दिवस पर हैं। अभिकर्ताओं ने पत्रकारों को बताया कि कोरोना जैसे महामारी में एलआईसी अभिकर्ताओं को 1 लाख रुपए की सहायता दे। जिन अभिकर्ता की कोरोना से मौत हो चुकी है उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दे। सहायता कोष का निर्माण किया जाए। मृत अभिकर्ताओं के बच्चों को 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रतिमाह पढ़ाई का खर्च देने की मांग सहित 15 सूत्री मांगों युक्त ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। अभिकर्ताओं के विश्राम आंदोलन से मधुबनी, चाणक्य, झंझारपुर और बेनीपट्टी, फुलपरास और एलआईसी कुरूज लाखों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं मांगों को लेकर आगामी 30 जून तक विश्राम पर रहने की बात कही है। सीएलआई और कलम मेंबरशिप अभिकर्ता है उनका 19, 20, 21 22 का जनरल प्रमोशन किया जाए। हमारा मांग है कि अभिकर्ता का जो मृत्यु है कोरोना काल में, जो हमारे सेक्रेटरी मनोज मिश्र का है, 1 करोड़ रुपया उनको भुगतान किया जाए और हमारे पूरे देश में 2 करोड़ रुपया से एक फंड तैयार किया जाए। जो आपत्ति 200 करोड़ से एक फंड तैयार किया जाए, जो कोई अभिकर्ता का विपत्ति समय आवे उसमें से उनको सहायता। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते अविधायकीय कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। देखिए, संसदीय व्यवस्था मजबूत बना रहे और इसकी मजबूती के लिए इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन के समय इसकी कमी महसूस की गई और इसको लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के माध्यम से हम अपने सभी विधायकी कार्य को विधायकों के साथ और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ या अन्य स्टेट के साथ, कमेटी के साथ या विभाग के साथ हम संवाद कर सकते हैं। हमारी गति रुके नहीं और हमारे कार्य में कहीं बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए इसकी जरूरत महसूस हुआ और आज हम लोगों ने इसको शुरू किया है। शव जलाने को लेकर फतवा के नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव से शमशान घाट पर भूमाफिया और ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल काटा गया। दोनों ओर दर्जनों राउंड फायरिंग और रोड़ेबाजी की गई। मौके पर नदी थाना के पुलिस समेत 6 थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों गुटों के बीच रोड़ेबाजी होती रही। लगभग 6 घंटा तक दोनों ओर से तनाव के बीच शव जलाया गया। पुलिस ने भूमाफिया के पक्ष से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 कारतूस और 2 खोखा बरामद किया। बताया जा रहा है कि जेठुली में एक 20 वर्षीय युवक के निधन हो जाने पर शव को जलाने के लिए ग्रामीणों ने जेठुली स्थित गंगा किनारे शमशान घाट पर ले गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण ऊपर में शव जलाने की प्रक्रिया की जा रही थी, तभी एक गुट के द्वारा ग्रामीणों को शमशान घाट पर जाने से रोक लगा दिया गया। इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और दोनों गुटों के बीच हुए विवाद रोड़ेबाजी फायरिंग में बदल गया। ग्रामीणों की माने तो वर्षों से जेठुली के लोक परंपरा के तहत शव को इस शमशान घाट पर जलाते रहे। ग्रामीणों के मुताबिक जिस जमीन पर
विवाद किया जा रहा। उस जमीन को शव को जलाने के लिए राम बाबू राय से ग्रामीण ने चंदा कर 28 लाख में जमीन की खरीदारी की गई। इसके बावजूद भी दूसरे गुट के लोग शव जलाने का रोक लगाते हैं। घटना की सूचना के बाद पटना सिटी एसडीओ मुकेश रंजन और उप समाहर्ता अखिलेश कुमार मौके पर पहुंचकर ग्रामीण और जमीन विक्रीकर्ता से मिले। फिलहाल शांति बहाल के लिए पुलिस कैंप कर रही है। विवाद पहले भी हुआ था, उस समय भी प्रशासन के सभी लोगों के निगाह में दिया गया है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उसका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। बताइए, हिंदू धर्म में श्मशान घाट पर लाश नहीं जलने देना, इससे भी अति निंदनीय कोई काम है। जिनका रैयत है उनके ज़मीन पे विवाद हुआ है। राम बाबू राय और श्याम बाबू राय सब हैं, 4 भाई हैं, इनके बीच में इनका रहा है शुरू से। राम बाबू चारों भाइयों का था, इसमें से एक पक्ष राम बाबू जी से हम लोगों ने खरीदा है। पहले तो पूरा हम लोग मतलब पूरा गांव की पुष्टि हुई है और रोड़ेबाजी भी हुई है। इस क्रम में हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने के लिए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत अंतर्गत खरंटिया टोला कटाव स्थल पर चल रहे कटाव निरोधात्मक कार्य का निरीक्षण बाल संघर्ष समिति के अध्यक्ष और मुख्य अभियंता रमन कुमार ने किया। लगभग आधा किलोमीटर लंबाई की दूरी में चल रहे बांस फाइलिंग कार्य का निरीक्षण रमन कुमार ने ग्रामीणों के साथ पैदल चलकर किया। मसान में आई बाढ़ के कारण उक्त स्थल की पूरी सड़कें नदी में धाराशायी हो गई। आवागमन पूरी तरह बाधित है। केवल पैदल आवागमन ही हो रहा। पैदल चलते चलते मुख्य अभियंता ने ग्रामीणों की सारी बातें व मांगे सुनी। ग्रामीणों की मांग पर आलाधिकारी ने पाइलिंग को 3 लेयर करने और यथायुक्त लंबाई बढ़ाने का भी आदेश दिया। ग्रामीणों ने नदी के मुख्य धारा में इकट्ठा हुए मलबे, मिट्टी, बालू हटाने की भी मांग की, जिस पर पदाधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाढ़ निरोधात्मक कार्य को रमन कुमार ने संतोषजनक बताया है। दानापुर स्टेशन के निकट बुकिंग कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। बुकिंग काउंटर के अंदर, बुकिंग काउंटर के बाहर वहां उपस्थित लोगों में भगदड़ मच गई। आग की सूचना मिलते ही बुकिंग पर तैनात कर्मी पैसे की काउंटर को उठाकर नोट को बचाने के चक्कर में जुट गए। इस आग की सूचना रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। बस कहाँ आग लगा? फाइनल में पूरी बुकिंग काउंटर जल गई? हाँ, पूरी तो बुकिंग नहीं जला, सब टिकट रोल पार्ट ये सब बच गया। मतलब कंप्यूटर जला कुछ और कीबोर्ड कुछ। कैश भी था? कैश था, कैश सब ठीक है। हाँ। बेगूसराय में साइकिल सवार एक मजदूर की बिजली की तार के चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने बरौनी 0 माइल सड़क को जाम कर हंगामा किया। वकील गढ़ारा गांव निवासी अमरीश कुमार ठाकुर बरौनी डेयरी में काम कर साइकिल से अपने घर लौट रहा था। तभी गढ़ारा ओपी के राजवाड़ा गांव के निकट पोल से टूटकर बिजली का तार गिर गया, जिससे की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। आप लोग भी हैं, प्रशासन महोदय भी है, जो उचित आपको लगता है इनको मुआवजा मिलना चाहिए। विभाग द्वारा जो होगा तो होगा ही, लेकिन अभी इतना बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मौत हुआ है। इसका कुछ निर्णय आपको लोग लेना चाहिए, क्या दिक्कत है नहीं है, कैसे बच्चों के साथ ऐसे पड़ा हुआ रहता है। आदमी एक से एक मौत होते जा रहे हैं। सुपौल में NH-57 पर दर्दनाक घटना घटी, जिसमें एक सब्जियों से भरी पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में पिकअप के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें कि NH-57 पर बंगाल से झंझारपुर जा रही पिकअप वैन क्षतिग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान यह हादसा हुआ। खगड़िया में कोरोना टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने और समाज में टीका को लेकर फैले अफवाह वहम को दूर करने के मकसद से धर्म गुरु और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं का अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आलोक रंजन ने की। कुल 1,85,000 से ज़्यादा लोगों ने कल तक टीका ले लिया और अब रफ्तार हम धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। बीच में कुछ भ्रांतियाँ पैदा हो गई थी लोगों के मन में और इसके निवारण के लिए हमने प्रत्येक स्तर पर जो भी यथासंभव प्रयास हो सकता था हम लोग कर रहे थे।
आज भी धर्म गुरुओं के साथ मैंने बैठक की और उन लोगों ने भी सारे लोगों से अपील की है, मकतब के लोग और इमाम सभी जगहों से जुड़े थे आज संवाद के माध्यम से, और उनको भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि जो यथासंभव सहयोग हो सकता है इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग। नालंदा के नगर थाना इलाके के में सक्रिय बदमाशों ने पिछले 48 घंटे के भीतर चोरी की तीसरी घटना को अंजाम दिया। बैंक प्रबंधन के बाद एडीओ ऑफिस के कर्मी के घर भीषण चोरी की घटना घटी। घटना बिहार थाना क्षेत्र के सुंदरगढ़ मोहल्ले में घटी, जो थाने से महज कुछ ही दूरी पर है। सुंदरगढ़ मोहल्ले के निवासी कर्मी दीपक कुमार ने कहा कि पूरे परिवार के साथ वो अपने ससुर के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए नवादा जिले गए थे और इस दौरान यह चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मकान मालिक है, घर गए हुए थे 2 दिन पहले, अभी आए हैं तो घर का ताला टूटा हुआ ही नहीं मिला। सूचना मिली, हम लोग छानबीन कर मेरे घर का 3 अलमारी तोड़ करके उसमें जेवर थे लगभग 15 या 16 लाख के आसपास और 35,000 के आसपास मेरे पास कैश। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।